दोस्तों, सेव वाटर के अगली कड़ी में मैं आपको दिखाने आया हूँ कि ये जो खेत हैं जो आप देख रहे हैं, इस खेत का क्या रोल है जो हमारे वाटर लेवल को नीचे जा तो रहा है वाटर लेवल, बट उसको ये रिस्टोर क्यों नहीं कर पा रहा है आज के डेट में। पहले कर लिया करता था। इस पूरे लखीसराय में पहले जो है वाटर लेवल जो है रिस्टोर हो जाती थी खेतों में, खेतों की वजह से। बट आज के डेट में क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप नॉर्मली एवरेज अगर ऐसे कैलकुलेशन कहा जाता है कि अगर 1 केजी गेहूँ उपजाने के लिए अगर कितना पानी का अगर अमाउंट देखा जाए तो वो 1000 लीटर से 1500 लीटर तक की खपत होती है। तो आप समझ सकते हो वो जो पानी है जो गेहूं के उत्पादन में इस्तेमाल होता है वो इसी धरती से निकल के इसी धरती को जाता है। लेकिन वो पानी जितना इस्तेमाल हुआ उसके बाद जो पानी है ज़मीन के अंदर जानी चाहिए वो जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है वो एक्सप्लेन करके मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अगर आप इधर देखना चाहते हो तो ये गेहूं के खेत है। आप सोच सकते हो कि ये जो गेहूं है इसको तैयार होने में, इसमें से 1 केजी गेहूं अगर आप निकालोगे और उसको तैयार होने में जो पानी का अमाउंट लगा है वो 1500 लीटर, 1000 से 1500 लीटर के बीच में जो है खपत हुई है। तो आप सोच सकते हो कि 1 केजी गेहूं में कितना खपत होता है। तो इस हिसाब से बहुत सारे फसल ऐसे हैं जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे फसल भी हैं जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट आपको वीडियो में हम आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से वाटर लेवल को इम्पैक्ट कर रहे हैं ये खेत। दोस्तों, जो सिंचाई के लिए बेसिकली इस पूरे इलाके में अगर पहले की बात करूं, जो तब जब इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई थी, कहने का मतलब खेतों में बिजली के कनेक्शंस नहीं पहुंचे थे, उस टाइम पे यहाँ पे जो सिंचाई हुआ करती थी वो डीजल इंजन के थ्रू हुआ करती थी। और उस डीजल इंजन में चूंकि जो कॉस्ट पड़ता था वो काफ़ी महंगा पड़ता था, क्योंकि उसमें तेल लगता था। जितने देर तक आप चलाते हो उतना तेल लगता था। तो इसके वजह से किसान लोग उतने ही देर तक पानी चलाने की कोशिश करते थे जितने में कि फसल को ठीक ठाक पानी मिल जाए, सफिशियंट। उससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उससे होता क्या था कि सिर्फ उतना ही पानी पड़ता था जितनी ज़रूरत होती थी। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, चूँकि इलेक्ट्रिकल कॉस्ट जो होता है वो किसी भी जगह पे, जैसे हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं कहीं पे, जो चीज़ डीजल इंजन से हुआ करती है अगर उसी को अगर इलेक्ट्रिक से अगर हम करते हैं तो कॉस्ट बहुत डाउन चली जाती है। और धीरे धीरे समय बदलता गया और इलेक्ट्रिफिकेशन आज के डेट में सिर्फ यहाँ ही नहीं, बिहार के हर जगह पे हुआ है कि खेतों में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई और किसान मोटर के थ्रू खेत को पटाने लग गए। उस टाइम में थोड़ा सा ये रहता था रिस्क की ज़्यादा खपत ना हो जाए। अब क्या है कि अब किसानों को है कि यूनिट तो लग रहा है बट उतना महंगा नहीं आ रहा है, क्योंकि डीजल बहुत महंगी हुई है। अभी भी कुछ हैं जो दूर के खेतों में जहाँ पे नहीं पहुँचा है अभी भी डीजल से है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पानी अंधाधुंध चल रहा है, किसान ने लगा दिया, चल रहा है पानी। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर पानी बर्बाद भी हो रहा है तो उतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती, क्योंकि खर्चा उतना नहीं आ रहा है। पहले जो कॉस्ट आता था वो पर आवर्स में आता था, यानी कि अगर आप जिससे सिंचाई करवा रहे हो वो आपसे जो कॉस्ट लेता था वो पर आवर के हिसाब से लेता था कि अगर 1 घंटे अगर आप खेत में पानी डालोगे तो इतना रुपया लगेगा। आज के डेट में वही चीज़ जो है पर एकड़ या पर बीघा के हिसाब से आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि फिर जो है आप उस बीघा में कितने भी पानी डाल लो। पहले क्या होता था कि इतने घंटे में जितना पानी गया वो आप उसके कॉस्ट को पे कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो ये जो डिफरेंस आया इसकी वजह से भी पानी की खपत जो है बढ़ गई। दूसरी चीज़, पहले जो पानी जाया करती थी, ये एक अच्छा जो चेंज कह सकते हैं। पहले जो पानी जाया करता था वो क्यारियों में जाया करती थी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक वहाँ से अगर पानी यहाँ आना है या यहाँ से पानी वहाँ जाना है तो पहले क्यारियों से जाया करती थी, जिसमें पानी की खपत होती थी, पानी बर्बाद हुआ करती थी। लेकिन अब जो पाइप का सिस्टम आया है इरिगेशन का, ये डायरेक्ट खेत को जा रहा है। बट यहाँ पे डिप इरिगेशन यूज़ नहीं होती, यानी कि स्पेसिफिक पौधों को जो देते हैं वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस जगह पे आपको अगर कहेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में तो इसका यही सॉल्यूशन हो सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हुई अच्छी बात है, बट किसानों में जागरूकता होना चाहिए कि पानी उतना ही दें जितना की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि ड्रिप इरिगेशन, जिस भी फसल में पानी की जितनी ज़रूरत है उतनी ही जानी चाहिए, ना कि जितना मन है उतना। आपको दिखाएंगे भी, आगे एक खेत है उसमें मैं दिखाऊंगा कि जितनी ज़रूरत थी उतनी ही पानी दी गई है, उसके ज़्यादा नहीं दिया गया है। जबकि खेत में आगे जो ज़मीन है वो खाली है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए दिखाते हैं।
दोस्तों आपको आए हैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से स्पेसिफिक जो पानी बचाने का जो कह सकते हैं, ये देखिए ये जो है इसमें अभी जितना पानी की ज़रूरत थी बस उतने में ही पानी दिया गया। आप देखोगे तो पूरे खेत में सिर्फ स्पेसिफिक आपको सूखा सूखा दिख रहा होगा। तो ये इसलिए है, अगर मैं उधर फोकस करने कहूँ तो आप उधर भी देख सकते हो कि सिर्फ उन्हीं जगहों पे पानी दिया गया है जहाँ पे पौधे हैं, यानी कि पानी की ज़रूरत नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है इम्प्रूव करेगी हमारे वाटर लेवल को, यानी कि बचाने के क्रम में कह सकते हो कि बचा सकते हैं। क्योंकि जो पानी आ रहा है वो तो ज़मीन के अंदर से आ रहा है ना, और उतने ही मात्रा में है क्योंकि पानी अंदर जा नहीं रही है। तो आप जितना कम यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो पानी फ्यूचर के लिए बचा हुआ रहेगा। दोस्तों मैं स्टार्ट से शुरू करूँगा कि जब वाटर लेवल काफ़ी ऊपर हुआ करती थी और जो खेती की जो पद्धति थी वो बहुत ही पुरानी थी, और उसमें होता ये था कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र आज के डेट में जो यूज होता है, यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट, बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र आ गए हैं आज के डेट में जो इस्तेमाल होते हैं इन खेतों में। उस समय पे वो नहीं हुआ करते थे, और खेती जो करते थे लोग वो नॉर्मली खेतों में जो गोबर है और घरों का कचरा है जो सड़ने गलने वाला है, प्लस में जो इसके पत्ते अपने जो गिरते थे वो भी रहा करते थे, खरपतवार सब कुछ, उसका बहुत रोल हुआ करता था इस खेती में। फिर समय के साथ क्या हुआ कि फर्टिलाइज़र ने अपना रूप पूरे तरीके से दिखाना शुरू किया, तो लोगों में जो किसान थे वो लोग जैविक खेती को छोड़ के और कमर्शियल खेती की ओर प्रोसीड कर गए, क्योंकि एट द एंड यही रोजगार और रोजी रोटी कह सकते हो किसानों के लिए है। बिहार में कुछ रोजगार है नहीं ऐसा, बट खेती ही एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो किसानों ने देखा कि इधर अगर हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं अलग अलग तरह के, तो उसको इस्तेमाल करने से हमारा जो उपज है वो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जितने भी किसान थे वो सब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। उस चक्कर में पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो पहला चीज़ कि जब जब भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो ज़मीन पानी की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है। जो पानी पहले लगा करती थी वो पानी अब 2 गुना से 3 गुना हो गई, कि जिस फसल में आप, क्योंकि आप फसल भी अब उपजा रहे हो ज़्यादा, और मिट्टी जो है उस हिसाब से अपने आप को उपजाऊ बनाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि इन खेतों में दबा के फर्टिलाइज़र यूज होने लग गया, और चूँकि पैदावार बढ़ रहे थे तो किसानों के लिए रोजी रोटी का यही एक साधन है, तो किसान उस पैदावार को बढ़ाने के लिए अंधाधुंध फर्टिलाइज़र यूज करने लगे। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो ये ज़मीन है वो धीरे धीरे सख्त होती चली गई, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल होता है, और केमिकल फिर मिट्टी के साथ रिएक्शन करते करते अपने आप को बिल्कुल आप कह सकते हो कि सीमेंट की तरह सख्त बना लिया। अब जब सख्त बना लिया तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया इस ज़मीन पे, इसके लेयर जो खेती के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसमें जो पानी ज़मीन के अंदर जाया करती थी, लाइक कि जब आप फसल को इसमें सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के दौरान जो पानी डल रहा है वो ज़मीन के अंदर लेयर तक भी जाने लग गई थी। पहले जाया करती थी, लेकिन जब से सीमेंट टाइप का जो आर्किटेक्चर इसका बन गया फर्टिलाइज़र की वजह से, हुआ ये कि जो पानी अंदर तक जाया करती थी अब वो पानी बहुत कम मात्रा में फिल्टर होकर नीचे जा पा रही है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम गया है। तो मॉलिक्यूलर स्पेस कम जाने की वजह से पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रही थी। अब क्या है कि जो पानी जाती है वो जाती है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाती है जिस लेवल तक जा सकती थी। दूसरी चीज़, जब यहाँ पे पहले बाढ़ बहुत आया करते थे, तो बाढ़ आते थे तो उसमें क्या होता था कि पानी जो है पूरा लेवल भरा हुआ होता था कुछ दिनों के लिए, या फिर बरसात में भी पानी जो है खेतों में जो रिसते थे वो ज़मीन के अंदर चला जाया करते थे। बट अब क्या हो रहा है कि जो पानी आ रहा है, अब चूंकि ज़मीन सख्त हो चुकी है तो पानी जो है ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो अंदर जब नहीं जा पा रहा है तो जो धूप है जब वो सरफेस पे आता है तो सारे पानी जो ऊपर बचे हुए हैं उसको उड़ा देता है। ज़मीन के अंदर पानी जाने का जो अमाउंट है वो कम गया। दूसरा चीज़, जब फर्टिलाइज़र हम लोग यूज करना शुरू कर दिए तो उस फर्टिलाइज़र से ये हुआ कि जो छोटे मोटे जो बैक्टीरियाज थे, क्योंकि ये जो आप पत्ते देख रहे हो, ये पत्ते देखोगे इसको जो खाया हुआ है कीड़ों ने, तो वही कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं जब ये पत्ते गिर जाते हैं ज़मीन पे
जब सूख के गिर जाते हैं तो नॉर्मली ऐसे डिकम्पोज तो होते नहीं है ना कि हवा लगा पानी लगा और डिकम्पोज हो गए। उसको जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। बट हुआ क्या है कि आने वाले धीरे धीरे जो समय बदलता गया, लोग पेस्टिसाइड्स यूज करने लग गए या फिर जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, वो जो इसमें रहने वाले बैक्टीरियाज हैं उनमें से बहुत सारों को वो मार रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिट्टी का, अब वो जो जैसे ये पत्ता है जब इसमें जाएगा तो वो खाद की तरह काम करेगा। जब वो गल जाएगा, जब वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तो वो खाद की तरह काम करेगा। बट अब क्या हो रहा है कि जो जा रहा है वो गल रहा है, बट बहुत कम अमाउंट में गल रहा है, बहुत देर से गल रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया उतने अमाउंट में बचे हुए नहीं है। दूसरा, आप सभी को पता होगा कि जो केचुआ है, केचुआ का बहुत बड़ा रोल होता है उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। बट जब से फर्टिलाइजर यूज होने लग गया है, वो केचुआ जो है लगभग लगभग खत्म होने के कगार पे है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो अब केचुआ क्या होता है, बहुत अंदर तक जाता है, यानी कि जमीन को बड़ा ही मुलायम बनाता रहता था वो, और जो बैक्टीरियाज होते थे वो भी मुलायम बना रहे होते थे। इन सब का रोल जो है वो फर्टिलाइजर के आने की वजह से खत्म हो गई। जब गोबर इसमें डलती थी तो गोबर में भी कीड़े होते थे, वो उसको डिकम्पोज करते थे और जमीन को भी भुरभुरी कर देते थे। तो आप समझ रहे हो, भुरभुरी जमीन होती थी, पानी पड़ता था, वो सीधे अंदर को जमीन में चला जाता था। अब क्या है, जमीन सख्त भी हो गई है, बैक्टीरियाज कम हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते थे जैसे केचुआ, उनका रोल खत्म हो रहा है, क्योंकि वो मर जा रहे हैं। जैसे उन पे फर्टिलाइजर उनके शरीर पे पड़ रहा है, उनके लिए मतलब खत्म, कह लो कि कहानी उनकी इस खत्म हो जा रही है। तो ये जो रोल है इसका, वो जमीन के अंदर पानी जाने का जो रोल है वो खत्म हो जा रहा है। हाँ, इस चीज को रिस्टोर कैसे किया जा सकता है, तो रिस्टोर करने के पीछे सबसे पहले हमें मूव करना पड़ेगा जैविक खेती की ओर। जैविक खेती में ऐसा नहीं है कि उपज नहीं होती है, बट हाँ ये है कि सरकार को भी जिस तरीके से बाकी चीज़ों में अनुदान देते हैं, जैविक में थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। और वो जो फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खाद यूज होता है, उसके उपयोग को लेकर के सरकार को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी, या कुछ ऐसे परिवर्तन करने पड़े जिसके वजह से लोग गोबर इस्तेमाल करें। और गोबर इस्तेमाल करने से धीरे धीरे क्या होगा कि जो इसकी ज़मीन है वो सख्ती से नॉर्मल सी की ओर आ जाएगी, जो जैसे पहले थे वैसी ज़मीन हो जाएगी। और गोबर डलने से ज़मीन उपजाऊ होती है, क्योंकि जब आप जैविक खाद यूज करते हो, जो बिल्कुल कि आप उत्पादन जो है आप कमर्शियल जितना कर रहे थे उतना ही करोगे, लेकिन इसमें बदलाव क्या आएगा कि जो ज़मीन है वो सख्त से अच्छी हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, केचुआ जीने लग जाएंगे इसमें, क्योंकि जब फर्टिलाइजर नहीं पड़ेगा तो, है ना, जिस चीज़ को मारने वाली चीज़ें कम जाती हैं वो चीज़ फिर बढ़ने लगती हैं। तो कहने का मतलब इसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म बढ़ने लग जाएंगे और केचुआ भी बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे जो ज़मीन है वो आसान हो जाएगा। तो जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जाने लग जाएगा, जिससे कि जो यहाँ का वाटर लेवल है कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि जो पानी आ रहा होगा, जब मान लीजिए बरसात होती है या बाढ़ आता है इस जगह पे, तो वो पानी को अंदर ले जाने में जो स्टोरेज है, इसके नीचे जो स्टोरेज जो है वो रेत के रूप में है। क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो रेत, उसके नीचे रेत है, तो वहाँ पे जाके पानी स्टोर हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो स्टोरेज फिर से आपको खेतों में पानी देने में मदद करेगा। तो ये जो रोल है इसका, वो कह सकते हो कि बहुत ही की फैक्टर की तरह है। और वाटर लेवल जब इम्प्रूव हो जाएगा तो कह सकते हैं हम कि ये पूरे इलाके के लिए होगा, और सरकार को भी और किसानों को भी, दोनों को इसके लिए काम करना चाहिए। और अगर यहाँ का लेयर अगर पानी का ठीक होगा तो जो आसपास के गांव हैं उनका भी लेयर उतना ही बढ़िया होगा और उतना ही अच्छा होगा। तो गांव के सीरीज में ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि ये जो खेत हैं ये अपने आप में बिहार के लिए, सिर्फ ये लखीसराय के लिए नहीं, ये पूरे बिहार के लिए एक, कह सकते हो कि यही बिजनेस है। यही अभी के डेट में तो यही है। अभी कोई इंडस्ट्री उतनी नहीं है, बट यही है। और अगर इसी में, अगर चूंकि ये पानी की वजह से ही चलता है, कहीं ना कहीं मिट्टी में अगर पानी नहीं रहेगा तो ये फसल उपजेंगे नहीं, है ना। दिल्ली जैसे शहरों में टैंकरों से पानी तो लोगों के खाने के लिए आता है, लोगों के रहने के जो इस्तेमाल में है उतना ही पानी वो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपको मैंने बताया कि 1 केजी गेहूं के लिए 1000 लीटर के आसपास का पानी होता है, तो जब खेतों में पानी डालना होगा तो क्या उतना पानी टैंकरों में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो अभी भी हमारे लिए वक्त है, मौका है कि हम इन जलाशयों को जिस तरीके से बचा सकते हैं। इसका जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उस वो भी मेरे लिए जलाशय की तरह ही है कि वो पानी को स्टोर करता है। तो सरकार को भी और किसानों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए और इस पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में ये जो है हमारे लिए
वरदान की तरह साबित हो। जब हम जैविक की ओर बढ़ेंगे तो वरदान की ओर बढ़ेगी, और लोग भी जैविक खाद के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी और उत्पादन करेंगे, और धीरे धीरे ये जो है हमारा वाटर का जो लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और हम लोग का पानी की जो समस्या है वो इस इलाके में कभी नहीं आएगा। दोस्तों, वो जो पानी वहाँ से आ रही थी, इस जगह पर देख लीजिए डायरेक्ट आ रही है, तो रास्ते में कहीं पे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं हो रही है। और यहाँ पे आकर के ये खेत में जिस फसल को रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट उसी खेत में आ रहा है। वहाँ पे पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि बहुत दूर तक पानी जा रहा है, अगर वहाँ से यहाँ पे आना चाहिए, ये कम से कम 500 मीटर है। आप समझ सकते हो कि 500 मीटर तक ये पानी जो है चल के आती थी, धीरे धीरे जमीन में सूखते हुए डूबते हुए आती थी और फिर जाके इस खेत में पहुंचती थी। आज के डेट में ये पानी सीधा इस पाइप के थ्रू आ रही है, तो एग्जैक्टली कितना पानी बचा रही है आप सोच सकते हो। और ये पानी पीने में भी काफ़ी अच्छा होता है। ये जो है ओरिजिनल पानी है, ये कोई फिल्टर किया हुआ नहीं है और बहुत हेल्दी पानी होता है, जिसको मैं पी के भी दिखाऊंगा आपको। ये जो खेत देख रहे हो, इन पानी की वजह से ही इतना सुंदर लग रहा है। लेकिन आप सोचो कि अगर पानी चला जाए तो ये हरियाली भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और हरियाली क्या, हम लोगों के जो भोजन का जो सबसे बड़ा जरिया है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को पानी के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, ये था कि कैसे ये जो खेत है ये किस तरीके से वाटर लेवल को रिस्टोर नहीं कर पा रहा है। ये नहीं कहेंगे खपत, क्योंकि फसल तो जितना उपज हो रही है, किसान तो चाहेंगे ही कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, क्योंकि उनके लिए रोजी रोटी का साधन है। बट किस तरीके से बदलाव ला करके हम इनके जो रोजगार कह सकते हो एक प्रकार से इनके लिए है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें सरकार का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि जब सरकार इस तरीके से जब मोटिवेट करेगी किसानों को, तो किसान लोग जो है इस पद्धति को अपनाएंगे कि जैविक कर पाएँ, और जिससे वाटर लेवल इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि कल को क्राइसिस आएगी तो सरकार को ही मैनेज करना पड़ेगा कि पानी कहाँ से आएगा। और ये जो जगह है यहाँ पर पानी कहीं और से ऐसा नहीं है कि स्नोफॉल होती है या कुछ, यहाँ पे बारिश होती है। दूसरा चीज़, जब बाढ़ आता है, ये नदी है, गंगा नदी भी यहाँ से दूर में है, तो उसी सबसे ये रिस्टोर होता है। तो अगर पीछे से पानी आना बंद हो जाए, मान लीजिए गंगा नदी में आगे डैम बन जाए, तो इधर का जो इलाका है वो तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना। तो इस कड़ी में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसके पिछली कड़ी का जो क्योल नदी का है वो मैंने डाला है कि क्योल नदी का रोल किस तरीके से है पानी लेवल को जस्ट नीचे ले जाने में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और अगली वीडियो जो है इस पे जो मैं बनाऊंगा वो किसी और चीज़ को मैं ढूंढूंगा जिसमें कि पानी की कमी हो रही है और पानी जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि व्यूज़ तो अच्छे आते हैं बट वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।